आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अप्रूप के बारे में। आज आप जानेंगे कि कार्बन के अप्रूप या फिर एलोट्रोप्स किन्हें कहते हैं। और क्लास के लास्ट में आपके लिए होगा एक क्विज और उसके बाद होंगे आपके इंटरेस्टिंग कमेंट। तो इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहें। और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कार्बन के अप्रूप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आपने हमारी पिछली क्लास में जाना था कि हमारी अर्थ क्रस्ट में कार्बन बहुत ही कम मात्रा में 0.2% अमाउंट में पाया जाता है। इतनी कम मात्रा के बाद भी इससे मिलकर के हम भी बने हैं, एनिमल्स भी बने हैं और प्लांट्स भी। और हमें हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले कई सारे ऑब्जेक्ट भी कार्बन से मिलकर के बने हैं। ये सब कुछ आप पिछली क्लास में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे कितनी कम मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन किन किन रूपों में रह सकता है। चलिए समझते हैं कि कार्बन किन किन रूपों में इस अर्थ में पाया जाता है। कार्बन नेचर में बच्चों इन 2 स्टेट्स में पाया जा सकता है। वो हैं फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कार्बन पाया जाता है तत्व के रूप में, एलिमेंट के रूप में, और कंबाइंड स्टेट में कार्बन पाया जाता है कंपाउंड के रूप में। क्योंकि हमारी अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में बहुत ही कम कार्बन पाया जाता है, इसलिए अधिकतर कार्बन हमें जो मिलता है हमारी अर्थ में वो मिलता है कंपाउंड के फॉर्म में, यौगिक के रूप में। नेचर में पाए जाने वाले कार्बन को इस फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट के अतिरिक्त भी हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। वो हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म बच्चों वो फॉर्म होती है जिसमें पार्टिकल्स अरेंज्ड रहते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में पार्टिकल्स कण संयोजित रहते हैं। जबकि अगर हम बात करें एमॉर्फस फॉर्म की, तो एमॉर्फस फॉर्म वो फॉर्म है बच्चों जिसमें पार्टिकल्स निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम में संयोजित नहीं होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म में। और कार्बन इन दोनों ही फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो वो कुछ इस प्रकार के हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म जिसमें पार्टिकल्स अरेंज्ड होंगे एक फिक्स ऑर्डर में, वो होंगे डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। और अगर हम बात करें एमॉर्फस फॉर्म की, तो एमॉर्फस फॉर्म जिसमें कि पार्टिकल्स एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज नहीं होंगे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन कुछ इस प्रकार से हमारे नेचर में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म में। क्या आप बता सकते हैं इसमें से जो एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, कौन से एग्जांपल फ्री स्टेट के होंगे और कौन से कंबाइंड स्टेट के? बच्चों इसमें से जो क्रिस्टलाइन फॉर्म आपको दिख रही है, ये कार्बन की फ्री स्टेट के एग्जांपल्स हैं। जबकि ये जो एमॉर्फस फॉर्म के दिख रहे हैं आपको एग्जांपल्स यहां पर को, ये हैं कंपाउंड स्टेट के। चलिए आज हम जानेंगे इस क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाने वाले कार्बन को। तो ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसके जो एग्जांपल्स अभी हमने देखे वो थे डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। बच्चों ये 3 के 3 जो एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अप्रूप। ये गुण कहलाता है अप्रूपता, एलोट्रोफी। तो हम किसे कहेंगे एलोट्रोफी? अगर बच्चों कोई एलिमेंट, कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है। देखिए यहां पर को कार्बन से ही डायमंड भी बना है, ग्रेफाइट भी बना है और बकमिंस्टर फुलरीन भी बना है। तो अगर कोई एलिमेंट 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, अगर कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, देखिए भौतिक जो इसके गुणधर्म हैं वो अलग अलग हैं। तीनों के भौतिक गुणधर्म यहाँ अलग अलग हैं। डायमंड के कुछ अलग होंगे, ग्रेफाइट के कुछ अलग, बकमिंस्टर फुलरीन के कुछ अलग होंगे। तो इन तीनों के जो गुणधर्म हैं वो अलग अलग हैं। और जबकि हम इनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वो है सेम। तो बच्चों ये गुण कहलाता है एलोट्रोफी का। अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके आधार पर हमने ये कहा कि ये हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अप्रूप। इसको जानने के लिए पहले हम देखते हैं डायमंड को। अब हम बात करते हैं डायमंड की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में। सामान्य गुणधर्म क्या क्या हैं डायमंड के? डायमंड होता है कलरलेस, रंगहीन होता है और इसके साथ ही ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें होती है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है।
ये इसका एक सामान्य गुणधर्म है। अगर हम इसकी एक सेकेंड जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो ये है कि हीरा बहुत ही हार्ड होता है और ये नेचर में पाया जाने वाला, ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये इसकी एक सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम इसके साथ ही इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो बच्चों, डायमंड होता है एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत का कुचालक होता है, ये अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। तो ये रही कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डायमंड की। बच्चों, ये सब जो जनरल प्रॉपर्टीज डायमंड को मिली हुई हैं, ये छुपी हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो चलिए समझते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, डायमंड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली बात जो आपने अब तक जानी है कि डायमंड बना है कार्बन से। ये बहुत सारे कार्बन के एटम से मिलकर के बनने वाला एक बहुत ही विशाल अणु है। एक जाइंट मॉलिक्यूल बन जाता है कार्बन के एटम्स से मिलने के बाद। अब क्योंकि इसमें कार्बन के एटम्स मिल रहे हैं तो ये बॉन्ड बना रहे होंगे। देखिए, यहां अगर आप इस कार्बन को देख रहे हैं तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है 4 और कार्बन्स के साथ और इन्होंने बनाया होगा एक बॉन्ड। आपने पिछली क्लास में जाना था कि कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। तो हम कह सकते हैं कि डायमंड में एक कार्बन जो होता है वो 4 अन्य कार्बन्स के साथ बनाता है सहसंयोजी आबंध, कोवलेंट बॉन्ड। और इस बॉन्डिंग के कारण डायमंड को मिल जाता है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और यही संरचना देती है इसकी हार्डनेस, इसकी कठोरता। तो अब आप समझ गए होंगे कि डायमंड की जो हार्डनेस है वो छुपी हुई है डायमंड के स्ट्रक्चर में। इसके साथ ही बच्चों, आपने ये भी जाना था कि जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है। अब क्यों होता होगा डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर, इसको भी हम इसी स्ट्रक्चर से जानते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि कार्बन में होते हैं 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में एक कार्बन जुड़ा हुआ है 4 और कार्बन के साथ और वो जुड़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन वाले कार्बन, जो ये 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं, इनके साथ बना रहा है कोवलेंट बॉन्ड। तो क्योंकि अब इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए ये जो हीरे का क्रिस्टल है, जो डायमंड का क्रिस्टल है, ये क्योंकि इसके क्रिस्टल में कार्बन के पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है जो कि फ्री हो, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स, चारों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि इसमें कार्बन के पास कोई भी ऐसा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह जाता है जो कि विद्युत धारा को प्रोवाइड कर सके। तो ये भी छुपा है कार्बन के स्ट्रक्चर में। एक और बात कार्बन के लिए जो है बच्चों, वो ये है कि इसमें ये जो कार्बन है, ये 4 जो और कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं, इससे डायमंड को मिल जाता है एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। जो डायमंड का क्रिस्टल है उसे मिल जाता है एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, चतुष्फल की व्यवस्था। देखिए, चतुष्फल की व्यवस्था में क्या है, देखिए ये जो एक कार्बन है ये इसके चतुष्फल की व्यवस्था को दिखा रहे हैं, इसके टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को आपको दिखाया जा रहा है। इसमें होते हैं 4 फेज। ये देखिए, इसका एक फेज, इसका सेकेंड, इसका थर्ड और ये इसका 4th फेज। तो कुछ इस प्रकार से कार्बन अरेंज होते हैं कि डायमंड के क्रिस्टल में बन जाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। कार्बन के इस प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड के अरेंजमेंट से डायमंड हो जाता है बहुत ही हार्ड मटेरियल, इतना हार्ड कि अगर हमें इसे मेल्ट करना हो, अगर हमें इसे पिघलाना हो तो हमें इसको गर्म करना होगा लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक के टेम्परेचर पर। तो हमें इतना ज्यादा टेम्परेचर देना होगा तब डायमंड मेल्ट होने वाला है। तो बच्चों, ये था डायमंड का स्ट्रक्चर। इसके साथ ही हम जानते हैं कि डायमंड का यूज कहां कहां पर होता है। तो डायमंड का यूज बच्चों, जो सबसे पहले आप जानते ही हैं, वो है ज्वेलरी बनाने में। इसके बाद क्योंकि आपने जाना था कि डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एक बहुत ही कठोर पदार्थ है इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला, इसलिए इसका यूज किया जाता है काटने वाले औजारों को बनाने में, ड्रिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, पहाड़ों को काटने के लिए, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। डायमंड का यूज आई सर्जन्स भी करते हैं। ये करते हैं इसका यूज एक नाइफ के रूप में, एक चाकू के रूप में करते हैं, जिससे कि आंखों में होने वाले कैटरेक्ट, मोतियाबिंद को निकाला जाता है, काट के निकाला जाता है। तो उस समय आई सर्जन्स भी जो डायमंड से बना हुआ नाइफ होता है उसका यूज करते हैं। तो ये हैं कुछ डायमंड के यूजेस। चलिए अब जानते हैं हम सेकंड एलोट्रॉप के बारे में, वो है ग्रेफाइट। तो हम पहले ग्रेफाइट की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं कि ग्रेफाइट के कुछ सामान्य गुणधर्म
क्या क्या हैं। देखिए ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो आपकी पेंसिल बनी होती है उसकी जो लेड है वो बनी होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट होता है बच्चों काले या फिर भूरे रंग का, और ये होता है अपारदर्शी, ओपेक मटेरियल होता है। डायमंड से अगर हम इसको कंपेयर करें ग्रेफाइट को, तो ये उसके कंपैरिजन में हमें हल्का लगेगा और छूने पर हमें फिसलन युक्त लगता है, हमें स्लिपरी लगता है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि डायमंड तो बहुत हार्ड है, ये उसके कंपैरिजन में हल्का भी लगेगा और छूने पर हमें स्लिपरी लगेगा। और इसके साथ ही अभी हमने देखा था कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता अपने में से। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ये विद्युत का सुचालक होता है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। बच्चों ये भी जो जनरल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं ग्रेफाइट की, ये भी जनरल प्रॉपर्टीज छुपी हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो चलिए समझते हैं हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए बच्चों, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए इसमें एक कार्बन जुड़ा होता है 3 और कार्बन के साथ। ये देखिए यहाँ पर को अगर हम इसकी बात कर लें, देखिए ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है ये जुड़ा हुआ है, देखिए एक इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और ये इस कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि डायमंड में तो हमने देखा था कि एक कार्बन जुड़ा था 4 और कार्बन के साथ, जबकि यहां पर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर को एक कार्बन जुड़ा हुआ है 3 कार्बन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होगा, क्योंकि देखिए एक कार्बन ने इन 3 कार्बन के साथ बनाया है कोवलेंट बॉन्ड। तो अभी इनके पास बच गया एक इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास होगा एक इलेक्ट्रॉन फ्री। तो ये हो गया कुछ अलग डायमंड से। और दूसरी बात देखिए बच्चों, ये अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का होता है जिससे कि यहां पर को बन रहे हैं हेक्सागोनल, कुछ षटकोणीय वलय आपको दिख रहे होंगे। देखिए हेक्सागोनल रिंग बन रहे हैं, और ये हेक्सागोनल रिंग बना देते हैं लेयर्स। ये देखिए कुछ इस प्रकार की लेयर बनी होती है। तो ग्रेफाइट में बनी होती है इन हेक्सागोनल रिंग्स की लेयर, और इस प्रकार की लेयर बनने के कारण बच्चों ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट। किसके कंपैरिजन में? डायमंड के कंपैरिजन में। बच्चों ये जो हेक्सागोनल रिंग्स बनी होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर से कुछ इस प्रकार से अरेंज्ड होती हैं। देखिए ये जो फर्स्ट अगर हम कहें इसको लेयर है, तो ये जो दूसरी लेयर है इसके ऊपर से कुछ इस प्रकार से अरेंज्ड है। और ये जो अरेंजमेंट है बच्चों, क्योंकि ये आप देख रहे हैं इसके बीच में डिस्टेंस है, इसके बीच में दूरी है, तो इस लेयर को इस लेयर के साथ पकड़ के रखने के लिए हमें जरूरत होने वाली है एक फोर्स की। तो यहां पर भी एक बल लगता है, लेकिन बच्चों वो जो फोर्स होता है इनको पकड़ के रखने वाला जो एक बल है वो थोड़ा कमजोर होता है। अब अगर सोचिए कि यहां पर कोई वीक फोर्स लगेगा तो क्या होगा? आप सही सोच रहे हैं, ये जो लेयर है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे, ये यहां से फिसल सकते हैं, क्योंकि इनको जो रोकने वाला बल है वो कमजोर पड़ गया, जिससे कि ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर देती। बच्चों इसी प्रॉपर्टी के कारण ये जो ग्रेफाइट है ये डायमंड के कंपैरिजन में बन जाता है थोड़ा सा सॉफ्ट, और इसका हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में। लुब्रिकेंट आपने देखा होगा ग्रीस, तो ग्रीस बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। बच्चों अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता होगा, क्योंकि आपने अभी देखा कि जो कार्बन है इसमें जो एक कार्बन है वो जुड़ा हुआ है 3 और कार्बन के साथ। यहां पर होगा क्या बच्चों, जो कार्बन है उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और यहां देख रहे हैं कि एक कार्बन जुड़ा हुआ है 3 और कार्बन के साथ। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तीनों ने तो बना दिया कोवलेंट बॉन्ड 3 और कार्बन के साथ, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो गया। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही बच्चों ग्रेफाइट बन जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का एक अच्छा चालक। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ग्रेफाइट डायमंड के कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट है और क्यों ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब देखते हैं बच्चों हम ग्रेफाइट का यूज कहां कहां करते हैं। देखिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है पेंसिल की लेड बनाने में। तो ये कुछ पेंसिल है जो आपकी जिसे आप लिखते हैं, ये बनी है ग्रेफाइट की, तो इसलिए हमें कभी भी इस पेंसिल को सॉकेट में नहीं डालना चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि आपने देखा था कि ग्रेफाइट है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर आपकी पेंसिल का पिछला हिस्सा भी आपने शार्प किया हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहां से आपके पिछले हिस्से तक पहुंच सकती है। इसलिए हमें कभी भी पेंसिल को सॉकेट में नहीं डालना चाहिए। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं वो करते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने में। आपने ड्राई सेल्स देखे होंगे, जो आपके घर में सेल होंगे, आपकी घड़ी का सेल होगा या फिर रिमोट का सेल होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है
वो बना होता है ग्रेफाइट का। आपने देखा होगा ब्लैक कलर का जो इलेक्ट्रोड होता है वो है ग्रेफाइट का बना हुआ, और इसका यूज करते हैं हम लुब्रिकेंट के रूप में, चिकनाई उत्पन्न करने वाले पदार्थ बनाने में, जैसे कि ग्रीजिंग करने में, या फिर हम इसका यूज करते हैं ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में, पाउडर के रूप में भी हम ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। तो ये थे कुछ ग्रेफाइट के यूजेस। अब जानते हैं हम थर्ड कार्बन के एलोट्रोप के बारे में, वो है बकमिंस्टर फुलरीन। कमरे के तापमान पर एक गहरे रंग का ठोस होता है, तो ये भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, गहरे रंग के ठोस अवस्था में पाया जाएगा। बकमिंस्टर फुलरीन ना तो डायमंड की तरह बहुत हार्ड होता है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो ये ना तो बहुत ही ज्यादा कठोर होगा और ना ही बहुत ही ज्यादा मुलायम होगा। अब हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो है एक फुटबॉल की तरह, ये कुछ इस प्रकार का। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल की तरह। बच्चों इस फुटबॉल में कुछ होंगे हेक्सागोनल पैनल्स और कुछ होंगे पेंटागोनल पैनल्स, कुछ होंगे षटभुज वाली रचनाएं और कुछ होंगी पंचभुजाकार रचनाएं। तो जो बकमिंस्टर फुलरीन है वो भी कुछ इस प्रकार का ही स्ट्रक्चर लिए हुए होता है। देखिए कैसे, कुछ इस प्रकार का। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पेंटागोन 1 2 3 4 5, ये देखिए ये हो गया पेंटागोनल। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए हेक्सागोनल भी है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया एक हेक्सागोनल। इसमें ये बच्चों जो पेंटागोनल और हेक्सागोनल्स हैं ये पाए जाते हैं, हेक्सागोनल्स होते हैं 20 और पेंटागोन्स पाए जाएंगे 12। तो कुछ इस प्रकार से कार्बन के 60 एटम्स मिलकर के ये इस प्रकार की स्फेरिकल एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। ये डायमंड की तरह या फिर ग्रेफाइट की तरह बहुत सारे कार्बन के एटम्स के मिलने से नहीं बना है, बल्कि ये जो एक मॉलिक्यूल बना हुआ है 60 कार्बन एटम्स के मिलने से एक मॉलिक्यूल इसका बना हुआ होता है। तो ये उनके कंपैरिजन में छोटा एक अणु है। बच्चों अब अगर हम इसके नाम की बात करें, बकमिंस्टर फुलरीन, ये क्यों पड़ा? ये पड़ा है बच्चों, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, एक अमेरिकन वास्तुकार थे जो कि थे बकमिंस्टर फुलर। उनके द्वारा एक डोम डिजाइन किया गया था, एक गुंबद डिजाइन किया गया था। ये जो स्पैरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इस फुलरीन का, ये फुलरीन का स्ट्रक्चर उनके बनाए हुए डोम से बिल्कुल मिलता था, उनके बनाए हुए गुंबद से बिल्कुल मिलता है, इसलिए इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन पड़ा। चलिए अब देखते हैं आज आपने क्या क्या जाना एक क्विज के द्वारा। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। निम्न में से एक कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शंस रहे कार्बोहाइड्रेट, ग्रेफाइट, डायमंड या फिर बकमिंस्टर फुलरीन। तो आपने बताना है कौन सा यहां एलोट्रोप नहीं है कार्बन का। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब बढ़ते हैं हम आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर को। तो सेकंड क्वेश्चन है एन एलोट्रोप इज, एक अपरूप होता है। ऑप्शंस रहे दो तत्वों का एक रूप, विभिन्न तत्वों के विभिन्न रूप, दो तत्वों के विभिन्न रूप या फिर एक तत्व के विभिन्न रूप। तो आपने बताना है कि एलोट्रोप क्या होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, एक तत्व के विभिन्न रूप। अब देखते हैं आज का हम थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन कैन बी यूज्ड टू कट ग्लास। निम्न में से कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस रहे बकमिंस्टर फुलरीन, ग्रेफाइट, डायमंड या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपने बताना है कि किसका यूज हम कांच को काटने के लिए कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है डायमंड। अब देखते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन का फॉर्मूला आपने बताना है। ऑप्शंस रहे C60, C20, C12 या फिर C90। तो आपने बताना है कौन सा फॉर्मूला बकमिंस्टर फुलरीन का है। उसका सही आंसर होने वाला है वो है C60। तो ये था बच्चों आज का क्विज। अब देखते हैं आपके द्वारा किए गए इंटरेस्टिंग कमेंट्स को। तो आज का जो पहला कमेंट है वो है रामपाल ठाकुर का। थैंक यू रामपाल ठाकुर। इसके बाद आज का जो सेकंड कमेंट है वो है पिंकी पटेल का। थैंक यू पिंकी पटेल। बच्चों इसी प्रकार से आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।